बच्चों, कैसे हैं आप? उम्मीद करती हूँ आप सभी अच्छे होंगे। हम जो एनसीईआरटी का सॉल्यूशन देख रहे थे उनमें हम सेकंड चैप्टर को लेके उसका आज हम सेकंड पार्ट पढ़ने जा रहे हैं। सेकंड पार्ट, एक पार्ट मैं अपलोड कर चुकी हूँ जिसमें मैंने आपको संसाधन और विकास के बारे में समझाया था, एक्सप्लेन किया था, और मैंने संसाधन का जो वर्गीकरण है वो भी समझाया था। बच्चों, मैंने एक चीज़ बताई थी आपको, यहाँ पर आपके जो संसाधन का वर्गीकरण है इसमें इसके जो टाइप्स हैं वो दे रखे हैं। आपकी बुक में जो है 10th क्लास की में न्यू जो सिलेबस के अकॉर्डिंग जो लास्ट ईयर ही हटाया था, इसमें से ये टॉपिक जो है संसाधनों का वर्गीकरण जो एक्सप्लेन हो रखा था वो वाला टॉपिक हटा दिया। यहाँ सिर्फ आपको समझने के लिए बेसिक उस पर आपको ये 4 पॉइंट दे रखे हैं कि आप किस किस टाइप में इनको डिस्ट्रीब्यूट किया हुआ है या बांटा हुआ है 4 प्रकार से। तो ये भी मैंने आपको कल समझा दिया था। आज जो टॉपिक लेंगे वो इसके बाद का जो टॉपिक होगा हमारा होगा संसाधनों का विकास। लेकिन फिर भी एक बार मैंने कल आपको बोला था कि ये इम्पॉर्टेंट है और कुछ में हम कंफ्यूज हो जाते हैं, तो एक बार फिर से मैं रिकॉल कर देती हूँ जिससे भी आपको एक बार रिकॉल हो जाएगा। लेकिन प्लीज़ इसे फोकस से सुने क्योंकि ये इम्पॉर्टेंट है। इसमें से 1 लाइनर क्वेश्चन आंसर भी बन जाता है और कई बार मैचिंग वाला भी ले लेते हैं, कई बार असेसन और रीज़न वाला भी इसमें से पुटअप कर लिया जाता है क्वेश्चन। तो इसको ज़रा ध्यान से, क्योंकि कई बार आपको एग्जाम्पल दे दिए जाते हैं और आपको रिकॉग्नाइज करना होता है कि ये किसका एग्जाम्पल है। तो आप में यहाँ जो संसाधन हैं उनको 4 भागों में बांटा गया है। एक है उत्पत्ति के आधार पर, दूसरा समाप्तता के आधार पर, तीसरा जो स्वामित्व के आधार पर, और चौथा है विकास के आधार पर। इनमें भी जो है इनको और भी भागों में, जैसे उत्पत्ति के आधार पर भी 2 भागों में बांटा है, जैसे जैव और अजैव। ये मैंने आपको कल एक्सप्लेन कर लिया था थोड़ा, अब मैं बता देती हूँ। और जैव जो होते हैं उनमें हम कह सकते हैं कि जिनमें लाइफ संभव है या जीवन होता है वो क्या है, हमारे जैव संसाधन हैं। जैसे आपका क्या हो गया, पेड़ पौधे हो गए, जीव जंतु हो गए, ये सारे आपके किस में आएंगे, जैव संसाधनों में। अजैव संसाधन वो होते हैं जिनमें क्या होता है कि एक तरह से लाइफ नहीं हो सकती। हम ये कह सकते हैं कि जो आपके अजैव संसाधन हैं उनमें जैसे आपका पेट्रोल, डीजल वगैरह, ये जो भी हैं, ये आपके जो खनिज, एक तरह से खनिज पदार्थ जो भी हैं, ये सारे मिनरल्स वगैरह ये आपके अजैव संसाधन में आ जाएंगे। जो सेकंड है आपका समाप्तता के आधार, इसमें मैंने आपको बताया था नवकरणीय योग और अनवकरणीय योग संसाधन की। जो नवकरणीय कौन से होते हैं, जिनको हम फिर से बना सकते हैं, रिमेड कर सकते हैं, मतलब फिर से उनको बना सकते हैं, वैसे संसाधन जैसे हमने कल बात करी थी। इनमें भी आपके जो संसाधन थे वो आपके उनके एग्जाम्पल हमने देखे थे कि कौन कौन से ऐसे संसाधन हैं जो नवकरणीय संसाधन हैं, जिनको हम फिर से एक तरह से आपका जो हो गया वाटर हो गया, जल हो गया, ये जीव जंतु वगैरह, सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा, ये सारे इसी के अंदर आते हैं, आपके जो नवकरणीय संसाधनों के अंदर आते हैं, क्योंकि इनको हम बना सकते हैं। अब जैसे पवन है वो तो कभी बहना बंद नहीं करेगी, उससे हम जो एनर्जी लेते हैं, पवन ऊर्जा ये हो गया, वो आपका जो सनलाइट हो गई, सौर ऊर्जा हो गई, वो भी सूर्य, क्योंकि सूर्य कभी रोशनी देना बंद करेगा नहीं करेगा। तो ये इनके एग्जाम्पल हो गए कुछ। लेकिन इसमें भी कुछ अनवकरणीय संसाधन होते हैं जिनको हम बना नहीं सकते, मेड नहीं कर सकते, और बनते भी हैं तो इनको लाखों करोड़ों साल लग जाते हैं बनने में, जिनके एग्जाम्पल भी हमने देखे थे। जैसे आपका जीवाश्म ईंधन हो गया, कोयला, पेट्रोल, डीजल वगैरह, ये सारे हो गए। इसमें भी हमने देखा था कि नवकरणीय में भी हमारे 2 टाइप होते हैं, चक्रीय और अचक्रीय। चक्रीय वो जिनको हम रिसाइकल कर सकते हैं, और अचक्रीय होते हैं उनको हम रीयूज़ नहीं कर सकते। जैसे हम कह सकते हैं कि जो आपके रीयूज़ वाले जो कोई भी धातु होती है, हमको जैसे गोल्ड है, अगर हमारे पास कोई चैन वगैरह टूट जाती है तो हम दोबारा उसको देके और दूसरी चैन मतलब ले सकते हैं, मतलब फिर से तुड़वा के कोई नया बनवा सकते हैं, इस टाइप से। मतलब कोई भी ये सारी चीज़ें हैं, इनका रीयूज़ हो जाएगा। जैसे हमारे घर में कोई बर्तन वगैरह होते हैं या लोहे की चीज़ें होती हैं तो उनका भी हम रिसाइकिल कर सकते हैं। लेकिन कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जिनका हम फिर से यूज़ नहीं कर सकते या पुनः चक्रीय नहीं होती हैं। जैसे आप कह सकते हो आपका पेट्रोल वगैरह हो गया, क्यों, वो तो एक बार हवा में उड़ जाता है एक बार। इस तरह से हमने ये पढ़ लिए थे। उसके बाद है स्वामित्व के आधार पर। मैंने कहा था कि इन 2 में सबसे ज़्यादा कन्फ्यूजन रहता है, एक स्वामित्व के आधार पर और विकास के आधार पर। खास करके विकास के आधार में ज़्यादा रहता है कन्फ्यूजन। जैसे व्यक्तिगत हो गए जो जिस पर इंडिविजुअल का राइट होता है, जैसे खुद का। समुदाय वाले हो गए जो जिस पे कम्युनिटी का रहता है। और राष्ट्र जो हमारे नेशन के अंदर आते हैं, हमारे पूरे देश के अंदर जो सारे रिसोर्स आएंगे उन्हें हम नेशन के कहेंगे। और जो हमारे देश की बाउंड्री लाइन होती है, जो हमारी बॉर्डर स्थलीय सीमा से जो हमारे 22 किलोमीटर तक समुद्री एरिया तक, जैसे हम देखोगे हमारे जो द्वीप हैं, लक्षद्वीप, अंडमान निकोबार, वहाँ तक हमारा एरिया कवर करते हैं, तो वहाँ तक हमारा राइट आता है।
दूसरा होता है कि जो अंतर्राष्ट्रीय रिसोर्स कौन से होते हैं, जैसे कि हर देश की एक बाउंड्री लाइन होती है कि वहाँ तक उनका एरिया आता है। जैसे हमारे कंट्री के 200, जहाँ हमारी जो बाउंड्री लाइन होगी, बॉर्डर लाइन, उससे 200 किलोमीटर के दायरे तक ही हमारा मतलब रहेगा। हर कंट्री का यही वो है। उसके बाद ऐसे कुछ जो रिसोर्स होते हैं जिनमें किसी भी कंट्री का राइट नहीं होता, तो उसमें क्या है, आप जो किसी भी अंतर्राष्ट्रीय लेवल पर जो अगर ये ऐसे होते हैं उस पर किसी भी देश का अधिकार नहीं होता, तो जो अंतर्राष्ट्रीय संस्थाएं होती हैं वो हमें राइट देती हैं, हमें उनसे परमिशन लेनी पड़ती है, और तब जाके हम वो रिसोर्स यूज़ कर पाते हैं। जैसे हमारे हिंद महासागर है, तो पूरा हिंद महासागर हमारा नहीं है, उसमें जो जहाँ तक 200 किलोमीटर का एरिया है वो हमारा है, लेकिन वहाँ से आगे अगर हमें कुछ भी यूज़ करना है, उन संसाधनों का यूज़ करना है, तो हमें परमिशन लेनी पड़ेगी इंटरनेशनल जो संस्थाएँ होती हैं उनसे। ठीक है, तो ये विकास इसके स्वामित्व के आधार पर हो गया। अगला है विकास के आधार पर। हमने देखा था कि विकास के आधार पर भी 4 भागों में बांटा है। एक संभावी होता है, विकसित होता है, भंडार होता है और संचित होता है। संभावी वो संसाधन होते हैं, रिसोर्स, जो हमें पता है कि इस प्रदेश में ये रिसोर्स अवेलेबल हैं और मतलब अभी, लेकिन अभी हम उनका यूज़ नहीं कर रहे हैं। आने वाले फ्यूचर में हम उनका यूज़ कर लेंगे, हमें टेक्नोलॉजी वगैरह सब कुछ पता है उनके बारे में, लेकिन एट ए टाइम हम अभी उनका यूज़ नहीं कर रहे हैं। जैसे आपका देखोगे राजस्थान में, गुजरात में जो पवन ऊर्जा है, सौर ऊर्जा है, ये सारी चीज़ें ये इसी का एग्जाम्पल है, क्योंकि अभी हम उनका ज़्यादा यूज़ नहीं कर रहे, प्रॉपर यूज़ नहीं कर रहे, पूरी तरह से यूज़ नहीं कर रहे। जितनी हमें नीड है उतना हम उनका यूज़ कर रहे हैं। तो ये हमारे क्या है, संभावी, और हमें पता है कि हमें संभावना है कि इन यूज़ आने वाले फ्यूचर में इनका हम यूज़ करेंगे और यहाँ हो सकते हैं। अगला है विकसित संसाधन। विकसित संसाधन वो कहलाते हैं जिनका हम यूज़ भी कर रहे हैं, हमें उनकी क्वांटिटी भी पता है कि कैसी क्वांटिटी है, कितनी मतलब मात्रा में वो है, कैसी क्वालिटी है, वो कैसे हैं, अच्छे हैं या कम, मतलब लोएस्ट में या कैसे हैं, ये सारी चीज़ें हमें पता है, तो वो विकसित संसाधन में आ जाएगा। भंडार कौन से होंगे आपके, जो भंडार रिसोर्स होंगे कि हमारे पास रिसोर्स का भंडार तो है, लेकिन हमें टेक्नोलॉजी नहीं पता कि हम किस तरह से इनका यूज़ करें। जैसे आज H2O, उसका एक एग्जांपल ले सकते हैं, जैसे हाइड्रोजन वगैरह, ये सारी चीज़ें हमारे पास अवेलेबल तो हैं, लेकिन हमें ये नहीं पता कि हम ये इन चीज़ों का यूज़ करके कैसे न्यूक्लियर वगैरह ये सारी चीज़ें हम बनाएं। तो ये इसका भंडार का हो गया एग्जांपल। और अगला है संचित कोष। संचित कोष में क्या होता है बेटा कि देखो, जैसे हमें ये हमारे पास हमने उन चीज़ों को स्टोर, ये जो भंडार और संचित कोष, इसमें 2 चीज़, बस एक माइनर सा अंतर है, ज़्यादा अंतर नहीं है, इसीलिए कन्फ्यूजन होता है हमेशा। संचित कोष में वो रिसोर्स आएंगे जो हमें सब कुछ पता है उनका, कि हमें उनकी क्वांटिटी भी पता है, क्वालिटी भी पता है, हमें ये भी पता है, टेक्नोलॉजी भी है हमारे पास प्रॉपर कि हम किस तरह से उनको यूज़ कर सकते हैं, लेकिन अभी के लिए हम उन्हें यूज़ नहीं कर रहे, कि हमने आने वाले फ्यूचर के लिए बचा के रखा हुआ है कि जब हमें ज़रूरत होगी, नीड होगी, तो हम इन्हें यूज़ कर लेंगे। संचित मतलब एक तरह से खजाना नहीं होता जिसे बचा के रखना, कि जब प्रॉब्लम के टाइम में आएंगे तो हम उसे यूज़ करेंगे, तो ये कह सकते हैं। भंडार में हम क्या है कि चीज़ों का भंडार तो है, रिसोर्स तो है हमारे पास, लेकिन हम उनका अभी क्या है यूज़ नहीं कर सकते, क्योंकि हमें यही नहीं पता कि कैसे टेक्नोलॉजी यूज़ करके हम इसका यूज़ कैसे करें। तो ये मैंने आपको थोड़ा सा कल जो टॉपिक पढ़ाया था उसका थोड़ा सा बता दिया, वो भी इसलिए ताकि रिकॉल हो जाए, क्योंकि ये एक तो इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, और दूसरा ये है कि इसमें कन्फ्यूजन रहता है बच्चों को काफ़ी, जिससे कि कन्फ्यूजन ना रहे, तो इसलिए मैंने आपको ये एक्सप्लेन किया था। यहाँ से आगे का अब टॉपिक स्टार्ट करते हैं। ये डायग्राम मैंने कल आपको और अच्छे से बता दिया था। अभी आ जाते हैं हम संसाधन का विकास। अच्छा, अब तक जो हम पढ़ते आए वो तो हमने ये पढ़ा है कि जो संसाधन हैं वो हमारा विकास करते हैं। जब हम डेवलपमेंट वाला चैप्टर पढ़ रहे थे तो हमने देखा था कि रिसोर्स, जितने ज़्यादा रिसोर्स होंगे हमारा उतना ही डेवलपमेंट होगा, जितने अच्छी क्वालिटी के रिसोर्स होंगे तब हमारा जो विकास अच्छे से होगा। लेकिन यहाँ तो हम ये पढ़ रहे हैं कि संसाधन का विकास, कि यहाँ हम संसाधनों का विकास करें, क्यों, और संसाधनों का विकास कैसे करें, इनकी ज़रूरत क्यों है हमें। तो देखो, संसाधनों का विकास ज़रूरी है कि जो मनुष्य होता है अपनी लाइफ जो जीता है उसके लिए, उसके जीवन यापन के लिए, जो जीवन जीने के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि जो हमारे पास रिसोर्स हैं उनका हम क्या करें, डेवलपमेंट करें, विकास करें। क्यों? क्योंकि हर जगह एक जैसा मतलब रिसोर्स अवेलेबल नहीं है, कहीं पर किसी रिसोर्स की कमी है तो कहीं पर बहुत ज़्यादा है, और दूसरा हम उनका इतना बुरी तरीके से या कह सकते हैं हम अनाधुंध तरीके से उनका यूज़ कर रहे हैं कि एक आने वाले टाइम पीरियड में वो ख़त्म हो जाएंगे।
तो उनका विकास भी तो ज़रूरी है। डेवलपमेंट से मतलब सिर्फ ये नहीं है कि मतलब उसका इस तरह से रिसोर्सों को यूज़ करना जिससे कि हम उसे आने वाली पीढ़ी के लिए बचा के रखें, अभी हमारी ज़रूरतें पूरी हो जाएं। इस तरह से रिसोर्सों को एक तरीके से मैनेज करके इस तरह से यूज़ करना ही क्या कहलाएगा, रिसोर्स का या संसाधनों का विकास कहलाएगा, डेवलपमेंट कहलाएगा। तो कहने का मतलब ये है कि जो संसाधन हैं उनका संरक्षण करके, उनको बचा के, उनको आने वाली पीढ़ी के लिए सेफ रख करके और आज के टाइम में हम यूज़ करके एक प्लानिंग के तरीके से, और ये सारा ही क्या है, सारा संसाधन के विकास के अंतर्गत आएगा। क्यों ज़रूरी है? क्योंकि अगर हम इसी तरह से अनाधुंध बिना देखे अगर हम इस तरह से रिसोर्सों का यूज़ करते रहे तो एक टाइम ऐसा आएगा सारे रिसोर्स ख़त्म हो जाएंगे। आप तो कहोगे नहीं मैडम वो तो रिसोर्स तो बन जाते हैं, कुछ रिसोर्स तो ऐसे ही हैं। अरे बन तो जाएंगे लेकिन उनकी प्रक्रिया देखिए आपने कितनी धीमी होती है, उनकी बनने की जो प्रक्रिया है वो कितनी स्लो होती है। ऐसा तो है नहीं कि आज मैंने ख़त्म कर दिया और कल तुरंत बन के आ जाएगा, एक नया रिसोर्स पैदा हो जाएगा। उनको भी हमें सेफली से और इस तरह से यूज़ करना होगा कि इन फ्यूचर आने वाली पीढ़ी के लिए हम उन्हें बचा के रखें। अब इनका ज़रूरी क्यों है, कि क्या प्रॉब्लम हो रखी है, मतलब क्या समस्या है? तो इसमें कुछ समस्याएं हैं। एक तो लालच व संसाधनों का ह्रास हो रहा है। सबसे ज़्यादा जो संसाधन है वो ख़त्म हो रहे हैं लालच की वजह से। कहते हैं ना किसी इंसान का जो है नीड, हम ज़रूरत तो पूरी कर सकते हैं लेकिन लालच कभी पूरा नहीं कर सकते हम। लालच क्योंकि ख़त्म ही नहीं हो सकता, लालच तो बढ़ता जाता है, हमेशा वक्त के साथ बढ़ेगा। तो हम किसी की नीड तो पूरी कर सकते हैं लेकिन उसकी लालच कभी नहीं कम कर सकते। दूसरा कि संसाधन इस तरह से बटे हुए हैं हमारी पूरे उसमें कंट्री में, जैसे कि किसी के पास रिसोर्स बहुत ज़्यादा हैं और किसी के पास ना के बराबर है ही नहीं। जैसे आप एक एग्जांपल ले सकते हो, आप खुद इसका देखो, जब कोई भी चैप्टर पढ़ो एसएसटी का, मैं तो ये कहूँगी कि अगर आप सोशल साइंस अगर जब भी पढ़ते हो तो उसको अपनी जो रियल लाइफ है उससे रिलेट करके पढ़ा करो, आपको रटने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। पता नहीं बच्चे कहते हैं कि जो मैडम एसएसटी है उसमें तो नींद आती है, बोरियत लगती है। मुझे तो आज तक नहीं लगी, बल्कि मुझे बहुत इंटरेस्ट आता है इसको पढ़ने और पढ़ाने में। तो जब आप एसएसटी पढ़ते हो तो उसको देखो रियल लाइफ से कनेक्ट करो, अपनी रियल लाइफ से, आपको ऑटोमेटिक ही वो चीज़ें नज़र आ जाएंगी और आपको वो चीज़ लाइफ टाइम तक याद रहेगी, लर्न रहेगी। मान लो आप एग्ज़ाम में भी बैठोगे, अच्छा याद आएगा, अच्छा उस मैडम ने ऐसे बताया था, थोड़ा याद आएगा, बाकी का पूरा रिकॉल हो जाएगा बाद में। तो जब भी आप पढ़ रहे हो तो उसको फोकस करो, पहली बात। तो दूसरा, उसको रियल लाइफ से रिलेट करो तो आपको ऑटोमेटिक ही वो बहुत अच्छे से याद हो जाएगा। जैसे हम एग्जांपल ले सकते हैं कि जो संसाधन हैं उनका जो हमने समाज में, मतलब जो कुछ लोग हैं उनके हाथ में आ गया है, जैसे दो हिस्सों में बटा हुआ है। एक तो ऐसे लोग हैं जो संसाधन संपन्न हैं, जिनके पास बहुत सारे रिसोर्स हैं। कुछ ऐसे लोग हैं जिनके पास रिसोर्स ही नहीं है। अब आप सोचो ऐसे कौन से लोग हैं? ऑब्वियस सी बात है, जिनके पास पैसा है वो रिसोर्स है। जैसे मान लो एक एग्जांपल ले सकते हो आप, पानी की प्रॉब्लम। आप देखोगे जो झुग्गी झोंपड़ियों में रह रहे हैं या फिर ऐसे स्लम एरिया में रह रहे हैं, उनको देखो गर्मियों के टाइम में कितनी पानी की प्रॉब्लम होती है। गर्मियों में क्या, बाकी टाइम में भी पानी की प्रॉब्लम होती है। वहाँ वो मतलब एक टैंकर आ रहा है, वहाँ से पानी भर रहे हैं, पीने के पानी भर रहे हैं या नहाने धोने या जो भी हो उसके लिए, मतलब लाइन लगा रहे, घंटों घंटों लाइन लगती है पानी के लिए। मतलब कई बार बहुत ज़्यादा भीड़ भड़के में मतलब एक दूसरे को चोट भी लग जाती है, मतलब इतना बुरा हाल होता है। तो वहाँ उन लोगों के लिए रिसोर्स की कमी है ना। लेकिन आप देखो एक साइड होटलों में मतलब इतने लीटरों की टंकियाँ होती हैं, फालतू में वेस्ट पानी जा रहा है, लोग सावर चला के नहा रहे हैं, अपनी मर्जी से एंजॉय कर रहे हैं और वो बह के ही तो जा रहा है, बर्बाद ही तो हो रहा है। लेकिन क्यों? क्योंकि उनके पास रिसोर्स है, पैसा है, उससे रिसोर्स है उनके पास, इसलिए वो यूज़ कर रहे हैं। वो एक तरह, उन्हें पता चलेगा वो कमी, उन्हें फील होगी नहीं होगी, उनके पास है वो रिसोर्स। तो इस तरह से हमारे जो संसाधन हैं वो डिस्ट्रीब्यूटेड हैं। तो ये भी एक प्रॉब्लम है कि हम संसाधनों का डेवलपमेंट करने के लिए जो रिसोर्स हैं उनका सही ढंग से बंटवारा करें। अगला जो है, इस रिसोर्स के जो इस तरह से हम अनाधुंध जो यूज़ कर रहे हैं, तो देखो अब अगर आप प्रकृति के साथ खेलोगे तो प्रकृति भी तो आपके साथ खेलेगी। ज़रूरी थोड़ी है कि मतलब आप ही प्रकृति के साथ खेलते जाओ और प्रकृति आपसे कुछ ना कहे, बिल्कुल नहीं। अगर आप नेचर के साथ खेलोगे तो नेचर आपके साथ ज़रूर खेलेगी।
तो ये जिस तरह से हम रिसोर्सों का यूज़ कर रहे हैं अनाधुंध, बिना देखे समझे सोचे कि आने वाले टाइम में इसका हम पे क्या असर पड़ेगा, वो भी एक रीज़न है। तो इन चीज़ों से बचने के लिए हमें संसाधनों का डेवलपमेंट करना ज़रूरी है, क्योंकि जो हम रिसोर्सों का इस तरह से अनाधुंध कर रहे हैं तो उससे क्या हो रहा है, भूमंडलीय तापमान जो हमारा जो है वो टेम्परेचर बढ़ रहा है, हमारी जलवायु चेंज हो रही है, ओजोन परत में जो है छेद हो रहा है, पक्षय हो रहा है। पक्षय मतलब उसका टूटना, मतलब एक तरह से हम कह सकते हैं कि उसको हानि पहुंचाना, क्षति पहुंचाना, वो हो रहा है। उससे क्या हो रहा है, हमारा जो पर्यावरण में पॉल्यूशन बढ़ रहा है। आप खुद देखो दिल्ली में कितना बुरा हाल रहता है, ऐसा लगता है जब भी ऑल टाइम के लिए मास्क की ज़रूरत है। लोगों ने तो चलो कोरोना में मास्क लगाया कि हाँ नीड है कोरोना में, लेकिन दिल्ली वाले तो ऑल टाइम उनको तो मास्क की नीड होती है, क्योंकि अगर कोरोना नहीं है तो पॉल्यूशन पूरे टाइम रहता है। कई बार तो इतना बुरा हाल होता है, ऐसा लगता है जैसे बादल हैं, लेकिन बाद में पता चलता नहीं वो तो पॉल्यूशन है, आँखों में जलन और ये सारी चीज़ें। भूमि निम्नीकरण हो रहा है कि भूमि हमारी जो है, मतलब निम्नीकरण मतलब उसका जो अपक्षयपर्दन हो रहा है, टूट फूट के जाना या उसका जो उसको हार्म करना, इस तरह से ये भी तो एक रिसोर्स ख़त्म होने का, क्योंकि भूमि तो, लैंड भी तो एक क्या है, रिसोर्स है। तो इन सारी चीज़ों से या प्रॉब्लम से बचने के लिए हमें संसाधनों का विकास करना या डेवलपमेंट करना ज़रूरी है। देखो ये पॉइंट मैंने वैसे समझा दिया है, अब हम रीडिंग कर लेते हैं। फिर भी अगर कोई लाइन नहीं समझ में आती है तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं, और जब मैं एक्सप्लेन करूँ तो तब आप बुक ज़रूर लेके बैठें, क्योंकि कई बार कुछ टर्म मैं तो उनको एक्सप्लेन कर दूँगी, समझा दूँगी, लेकिन आप दोबारा वीडियो देखोगे नहीं। हाँ, वो एक अलग बात है कि आप देखने बैठ जाओ तो और भी बेटर है, लेकिन आप बुक लेके बैठो तो वहाँ पे नोट डाउन कर लो कि किसी वर्ड की मीनिंग मैंने क्या बताई थी, क्योंकि मैं इनको थोड़े इजी वे में बताऊंगी जिससे आपको याद रहे। क्योंकि क्वेश्चन तो देखो वो वही पूछता है और आपको पता भी होता है, लेकिन कन्फ्यूजन कहाँ होता है कि हमें क्वेश्चन ही समझ में नहीं आता। तो इन सारी प्रॉब्लम से बचने का सही तरीका है कि आपको उनको समझने की कोशिश करो। बस वो घुमा फिरा के पूछता है, क्वेश्चन वही होते हैं, बस वो चेंज करके। अब जैसे आपसे पूछ लिया कि संसाधन का विकास क्यों ज़रूरी है, तो क्या लिखोगे आप? क्वेश्चन वही पूछा है। और अगर वो पूछ ले कि जो संसाधन के ये जो प्रॉब्लम्स क्या आ रही हैं विकास में, तो क्या हो गया? तब भी आंसर वही है। देखो दोनों का आंसर वही आएगा, लेकिन क्वेश्चन चेंज करके पूछ लिया। तो मैं यही कह रही हूँ कि वो लैंग्वेज चेंज करेगा, बाकी कुछ नहीं। तो आपको ये समझ होनी चाहिए कि वो क्वेश्चन किस तरह से पूछेगा। ठीक है। संसाधन का विकास। संसाधन जिस प्रकार मनुष्य के जीवन यापन के लिए अति आवश्यक हैं, उसी प्रकार जीवन की गुणवत्ता बनाए रखने के लिए भी महत्वपूर्ण है। कि जिस तरह से जो रिसोर्स हैं या संसाधन हैं मनुष्य के जीवन जीने के लिए ज़रूरी हैं, उसी प्रकार जीवन की जो गुणवत्ता है, जो क्वालिटी है जीवन की, लाइफ की क्वालिटी है, उसको मतलब मेंटेन करके या बनाए रखने के लिए क्या है, ज़रूरी है रिसोर्स, संसाधन। ऐसा विश्वास किया जाता है कि संसाधन प्रकृति की देन है। कि हम ये सोचते हैं कि जो रिसोर्स हैं वो क्या है, नेचर की देन है। हम ऐसे ट्रस्ट करते हैं, विश्वास करते हैं। परिणाम स्वरूप अब मनुष्य ये सोचता है ये तो नेचर की देन है और मिल जाएगी, और वो क्या करता चला जाता है, उसका अंधाधुंध उपयोग करता चला जाता है। परिणाम स्वरूप मनुष्य ने इसका अंधाधुंध उपयोग किया है, जिससे निम्नलिखित मुख्य समस्याएं पैदा हो गई। अब वो प्रॉब्लम्स क्या हैं जो पैदा हो गई हैं कि हमने इस तरह से उपयोग किया है, उनका इतने बुरी तरीके से यूज़ किया है उनको, कि हमारे सामने कुछ प्रॉब्लम्स आ गई हैं। पहला है कुछ व्यक्तियों के लालच व संसाधनों का हास मतलब ख़त्म होना, कम होना या उनका नष्ट होना, ख़त्म होना, इसको हम हास कहते हैं। तो ये ज़रा इस पे लिख लेना, क्योंकि कई बच्चों को नहीं आता है समझ में। तो कुछ व्यक्तियों के जो लालच मतलब कुछ बच्चों के जो लालच की वजह से क्या है, संसाधनों का बहुत ज़्यादा हास हो रहा है। कि मैं जैसे मान लो मैंने कोई चीज़ स्टार्ट करी, कोई बिज़नेस वगैरह स्टार्ट किया, तो मैं एक तरह से बहुत ज़्यादा जैसे खनन का काम कर लिया, मैंने खुदाई का काम कर लिया, तो मैं और ज़्यादा खोदूँ, और ज़्यादा जो खनिज निकलेंगे, और ज़्यादा मुझे बेनिफिट मिलेगा, और ज़्यादा मैं क्या करूँगा, इनका बिज़नेस करूँगा। तो वो लालच से हमारा बढ़ता चला जाएगा। तो कोई भी चीज़ है हमारी नीड को तो सेटिस्फाइड कर सकती है, लेकिन हमारी जो लालच है उसको सेटिस्फाइड नहीं कर सकती, वो हमारे लालच को कभी संतुष्ट नहीं कर सकती। तो एक प्रॉब्लम ये है कि लालच। दूसरा है संसाधन समाज के कुछ ही लोगों के हाथ में आ गए हैं, जिससे समाज दो हिस्सों
संसाधन संपन्न एवं संसाधन हीन अर्थात अमीर और गरीब में बट गया है कि जो रिसोर्स हैं या संसाधन हैं वो दो लोगों के हाथ में आ गए। एक तो ऐसे लोग जिनके पास संसाधन ही संसाधन और एक ऐसे जिनके पास रिसोर्स ही नहीं है। इसका एग्जांपल मैं अभी आपको दे चुकी हूँ, जिससे क्या है, जैसे गरीब और अमीर इन दो हिस्सों में लोग बट गए। जो तीसरा पॉइंट है वो है कि संसाधन के अंधाधुंध शोषण से, कि जिस तरह से हम संसाधनों का उपयोग कर रहे हैं, से वैश्विक परिस्थिति मतलब जो पारिस्थितिकी है विश्व के लेवल पर, पूरे विश्व की जो पारिस्थितिकी है उसमें संकट पैदा हो गया है। जैसे भूमंडलीय तापमान, जो हमारा भूमंडलीय टेम्परेचर है या तापमान है वो बढ़ रहा है। ओजोन परत अपक्षय हो रहा है कि ओजोन परत में छेद हो रहा है। ये सुन रहे हो ना आप, किससे हो रहा है? ये हानिकारक गैसों से हो रहा है। अब वो हानिकारक गैस कहाँ से आती हैं? आती तो हमारे हमारे पैदा करने से ही तो आती है हानिकारक गैसें, कि हम गाड़ी चला रहे हैं भाई, एक एक के घर में 10-10 हैं तो अलग अलग इंडिविजुअल लेके जा रहे हो। अरे कभी पब्लिक ट्रांसपोर्ट की यूज़ करो। नहीं, हम अपनी क्या कंफर्ट जोन देखते हैं, लेकिन उससे क्या हो रहा है, जो गैस ज़्यादा उसकी क्वांटिटी बढ़ती जा रही है पर्यावरण में, और उससे क्या हो रहा है, गैस को ओजोन परत को अपक्षय हो रहा है, उसका अपरदन अपक्षय हो रहा है, टूट रही है, पर्यावरण प्रदूषण हो रहा है। इससे भूमि निम्नीकरण हो रहा है, क्योंकि जो कुछ लोग होते हैं जैसे फैक्ट्रियों में जल वगैरह यूज़ हो रहा है जिसका हम संसाधनों का, तो वो ऐसे ही छोड़ देते हैं जिसमें केमिकल वगैरह मिले हुए होते हैं, वो ज़मीन में जाता है तो उससे क्या होता है, जो ज़मीन का उपजाऊपन है वो ख़त्म हो रहा है, उससे उनको हानि पहुंच रही है। मानव जीवन की गुणवत्ता और विश्व शांति बनाए रखने के लिए संसाधन का समाज में न्याय संगत बंटवारा आवश्यक हो गया, कि जो मनुष्य जीवन की गुणवत्ता मतलब क्वालिटी है, और विश्व में शांति बनाए रखने के लिए, कि वर्ल्ड में शांति बनाए रखने के लिए हमें क्या ज़रूरी है कि हम संसाधनों का समाज में न्याय संगत मतलब न्याय रूप से हम क्या है बंटवारा करें, मतलब ठीक से बंटवारा करें। ऐसा नहीं है जिसमें ज़्यादा जिनके पास रिसोर्स हैं उन्हीं को बस यूज़ करने का, मतलब इस तरह से बंटवारा करें ताकि सबकी जो नीड है वो पूरी हो जाए, ज़रूरत पूरी हो जाए। और ये ज़रूरी हो गया है। यदि कुछ ही व्यक्तियों तथा देशों द्वारा संसाधनों का वर्तमान दोहन जारी रहता है तो हमारी पृथ्वी का भविष्य खतरे में पड़ जाएगा। मतलब इसी तरह से हम जो रिसोर्सों का यूज़ करते आ रहे हैं, कि या कुछ लोगों के हाथ में या कुछ देशों के हाथ में रिसोर्स जो हमारे संसाधन हैं वो उनका दोहन मतलब यूज़ करना, उपयोग करना, अगर उनका दोहन करना जारी रहा कि इसी तरह से कि जो लिमिटेड हैं, जैसे कुछ कंट्रियों के पास ज़्यादा रिसोर्स है कुछ के पास कम है, और इसी तरह से अगर वो यूज़ करते रहे तो आने वाले टाइम में हमारी जो पृथ्वी है वो एक खतरे में पड़ जाएगी। इसीलिए क्या हुआ, हर जीवन का अस्तित्व बनाए रखने के लिए संसाधनों के उपयोग की योजना बनाना अति आवश्यक है। इसीलिए कि भाई किसी की लाइफ खतरे में ना पड़े, उनका हर किसी का अस्तित्व बना रहे, उसके लिए जो हमारे रिसोर्स हैं या संसाधन हैं उनका उपयोग कैसे करें, हम योजना बना के, कि उनकी योजना बनाएं कि किस तरह से हम इनका यूज़ कर सकते हैं, जिससे कि ये जो रिसोर्स हैं वो सभी यूज़ कर पाएँ और ठीक से यूज़ कर पाएँ। सतत अस्तित्व सही अर्थ में सतत पोषणीय विकास का ही हिस्सा है। जो सतत अस्तित्व है वही हमारे क्या है, सतत पोषणीय विकास का हिस्सा है। अब ये सतत पोषणीय एक्चुअल में होता क्या है, तो बेटा इसको ध्यान से सुनना, क्योंकि जो सतत पोषणीय विकास है उससे रिलेटेड वन लाइनर में भी क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। या तो वो आपको डेफिनेशन दे देंगे और फिर आपको ऑप्शन दे देंगे और आपसे पूछेंगे कि ये किसका एग्जाम्पल, मतलब किसका जो डेफिनेशन है या परिभाषा है, या तो आपसे वन लाइनर में ऐसे पूछ लेंगे। ये 3 मार्क्स में भी पूछ सकते हैं कि जो सतत पोषणीय विकास है वो क्या होता है, तो वो आपको एक्सप्लेन करने के लिए डेफिनेशन भी लिखवा सकते हैं, मतलब 1 मार्क्स में या 3 मार्क्स में, जो भी हो जितने लेवल पर पूछ सकते हैं वो पूछ सकते हैं इसमें से। और ये इम्पॉर्टेंट है। सतत पोषणीय विकास क्या होता है, कि सतत पोषणीय आर्थिक विकास का अर्थ है कि विकास पर्यावरण को बिना नुकसान पहुंचाए हो और वर्तमान विकास की प्रक्रिया भविष्य की पीढ़ी की आवश्यकता की अवहेलना ना करे। अब आप सोचोगे मैडम ये तो सर के ऊपर से गया, पता नहीं क्या बोला, बिल्कुल समझ में नहीं आया। तो सतत पोषणीय विकास क्या है, कि हम जो रिसोर्स हैं या संसाधन हैं उनका उपयोग इस तरह से करें कि जो है हम अभी के टाइम में उनका यूज़ कर लें अपने लिए, हमारी ज़रूरत पूरी हो जाए, और आने वाली पीढ़ियाँ हमारी उसके लिए भी हम बचा के रखें।
ऐसा नहीं है कि भाई आने वाली पीढ़ी को बचा के रखने के लिए हम उनका यूज़ करना ही बंद कर दें, नहीं, हम उनका इस तरह से योजना बना करके यूज़ करें, उपयोग करें, ताकि हम अभी ना तो पर्यावरण को हानि पहुँचे, कि कोई पर्यावरण को नुकसान भी ना पहुँचे उन रिसोर्सों के यूज़ करने से। जैसे आप देखोगे जो पेट्रोल डीजल अगर आप यूज़ कर रहे हो तो उससे क्या पर्यावरण को हानि पहुंच रही है, और एक टाइम ऐसा आएगा वो ख़त्म भी हो लेंगे। लेकिन आप वहीं एक तरह से आप देखो, जो आपका सोलर एनर्जी है वगैरह वगैरह ये यूज़ कर रहे हो आप, जो बैटरी से आजकल चल रहे हो, देखो जो इलेक्ट्रिसिटी से आपके जो चल रहे हैं व्हीकल वगैरह, उनसे पर्यावरण को भी कोई हार्म नहीं पहुँच रहा, और वो चीज़ें फिर से बन सकती है, रिप्रोडक्ट हो सकती है, फिर से उत्पादन कर सकते हैं उनका, फिर से बना सकते हैं उनको हम। तो एक एग्जाम्पल ले सकते हैं आप। तो हम क्या है, रिसोर्स का इस तरह से उपयोग करें या विकास करें या डेवलपमेंट करें जो पर्यावरण को हानि भी ना पहुंचाए। हम भी वर्तमान समय में अपनी जो विकास की प्रक्रिया है उनमें यूज़ करें, उस रिसोर्स को हम उपयोग कर लें, और भावी पीढ़ी मतलब आने वाली हमारी जो पीढ़ी है, भविष्य की जो पीढ़ी है, उसको बचा के रखें। अगर हम इस तरह से रिसोर्सों का उपयोग करेंगे तो वो क्या कहलाएगा, सतत पोषणीय विकास कहलाएगा। अब बेटा इसी से रिलेटेड एक अर्थ समिट हुई थी, जिसे हम कह सकते हैं कि जो एक सम्मेलन हुआ था, पृथ्वी सम्मेलन जिसे कहा जाता है, जिसे अर्थ समिट भी कहा सकता है। जैसे जो देखो, ये जो मैं एनसीईआरटी का सॉल्यूशन कर रही हूँ, उसमें ये जो बच्चे हैं 10th क्लास के, उनके लिए तो इम्पॉर्टेंट है ही, लेकिन जो बच्चे अगर जो कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं या जो भी हैं, उनके लिए भी इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि ये लाइन टू लाइन है। और देखो, कोई भी चीज़ बुक से बाहर तो आती नहीं, और यही चीज़ें होती हैं कि इनको जब हम ध्यान से पढ़ते हैं, लाइन टू लाइन पढ़ते हैं, और अगर उनका कॉन्सेप्ट समझ में आ जाता है तो वो हमारे टाइम में जो हमारे माइंड में लाइफ टाइम तक रह जाती है। रटना नहीं होता, समझना होता है, तो उनके लिए भी ये ज़रूरी है। तो ये जो एक इसी को जो हमारे सतत पोषणीय विकास को लेकर के, कि हम संसाधनों का किस तरह से यूज़ करें, इसको लेकर के एक अर्थ समिट हुई। क्योंकि जो संसाधनों का अगर इसी तरह से यूज़ होते रहे तो ये तो एक प्रॉब्लम बन गई ना, ये ग्लोबल लेवल पर, मतलब विश्व के लेवल पर प्रॉब्लम बन गई है। तो जब इसका प्रॉब्लम ग्लोबल लेवल पे बनी है तो सॉल्यूशन भी तो वर्ल्ड लेवल पे होगा, ग्लोबल लेवल पर ही तो होगा, क्योंकि यहाँ किसी एक कंट्री के करने से नहीं हो जाएगा, सबको साथ खड़ा होना पड़ेगा। तो ये जो हमारी अर्थ समिट हुई थी, या हम जिसे कहते हैं कि जो पृथ्वी सम्मेलन हुआ था, कहाँ हुआ था, रियो डी जेनेरो। ये रियो डी जेनेरो कहाँ है, ये बेटा ब्राज़ील में है। और ब्राज़ील कहाँ है आपका, कौन से महाद्वीप में, दक्षिणी अमेरिका में। तो एक कंट्री है दक्षिणी अमेरिका का, वहाँ पर ब्राज़ील है। ब्राज़ील में एक जगह है रियो डी जेनेरो, तो वहाँ मतलब कम से कम 100 जो कंट्रियों के जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं वो इकट्ठा हुए थे। 100 देशों के लोग, मतलब जो अध्यक्ष हैं वो इकट्ठा हुए थे। उन्होंने इन मुद्दों पे बात करी थी, और उनमें क्या क्या मुद्दे थे उन पे अभी हम देखेंगे। और ये जो अर्थ समिट हुई थी, कब हुई थी, जून 1992 में हुई थी। रियो डी जेनेरो पृथ्वी सम्मेलन 1992 जून 1992 में 100 से भी अधिक राष्ट्रीय अध्यक्ष ब्राज़ील शहर रियो डी जेनेरो में प्रथम अंतर्राष्ट्रीय पृथ्वी सम्मेलन के में एकत्रित हुए। कि जो जून 2092 में 100 से भी अधिक कंट्रियों के राष्ट्रीय अध्यक्ष ब्राज़ील का जो एक शहर है रियो डी जेनेरो, वहाँ पर प्रथम अंतर्राष्ट्रीय, ये पहली अंतर्राष्ट्रीय क्या थी, सम्मेलन थी, उसमें इकट्ठे हुए। सम्मेलन का आयोजन विश्व स्तर पर उभरते पर्यावरण संरक्षण, सामाजिक आर्थिक विकास की समस्या का हल ढूंढने के लिए किया गया था। कि ये जो सम्मेलन है, ये पृथ्वी सम्मेलन आखिर में हुआ क्या था, इसका उद्देश्य क्या था, मुद्दा क्या था। तो ये विश्व लेवल पर जो पर्यावरण को हानि पहुंच रही है, उसको संरक्षण करने के लिए, उसको कि हानि ऐसे किस तरह से हम रिसोर्सों का यूज़ करें कि पर्यावरण को हानि ना पहुंचे, पर्यावरण का हम संरक्षण करें। और जो हमारी सामाजिक आर्थिक विकास है वो किस तरह से हो, क्योंकि आपने देखा होगा गरीब और गरीब होते जा रहे हैं, अमीर और अमीर होते जा रहे हैं। ये आर्थिक रूप से बहुत ज़्यादा मतलब डिस्ट्रीब्यूशन चल रहा है। सामाजिक रूप से ही लोगों के प्रॉब्लम, जैसे किसी को निचला कास्ट, ऊपर का, ये सारी मतलब ऊंची कास्ट ये कहा जाता है। तो ये सारे मुद्दे थे कि इन प्रॉब्लम से कैसे छुटकारा पाया जाए, मतलब इन प्रॉब्लम से कैसे छुटकारा पाएँ, इन समस्याओं का जो हल ढूंढने के लिए ये अर्थ समिट हुई थी या पृथ्वी सम्मेलन हुआ था।
इस सम्मेलन में एकत्रित नेताओं ने, कि जो इसमें नेताएं इकट्ठे हुए थे इस सम्मेलन में, उन्होंने क्या किया, जो भूमंडलीय जलवायु परिवर्तन की, मैंने कहा था ना कि जो हमारे जलवायु परिवर्तन हो रहा है, मतलब ग्लोबल वार्मिंग हो रही है, भूमंडलीय टेम्परेचर जो है बढ़ रहा है, जैविक विविधता पर एक घोषणा पत्र पर हस्ताक्षर किया। मतलब लोगों ने एक घोषणा पत्र, मतलब एक तरह से एक नहीं होता लेटर जिस पर रिटर्न कुछ मतलब वो दिए गए थे, मतलब अपने सूत्र वगैरह जो भी मतलब रूल्स रेगुलेशंस दिए गए थे उन पर लोगों ने हस्ताक्षर किए थे। तो उनके जो पॉइंट थे वो सम्मेलन में एकत्रित नेताओं ने जो भूमंडलीय जलवायु परिवर्तन और जो हमारी जैविक विविधता है उस पर एक घोषणा पत्र पर हस्ताक्षर किए थे। रियो सम्मेलन में भूमंडलीय वन सिद्धांतों, इस सम्मेलन में क्या था कि जो कुछ वनों के लिए कुछ सिद्धांत बनाए गए थे, फॉरेस्ट के लिए कुछ प्रिंसिपल्स बनाए गए थे और उन पर सबने सहमति जताई थी। और 21वीं सदी में सतत पोषणीय विकास के लिए एजेंडा 21 की स्वीकृति प्रदान की। देखो आज के टाइम में हम 21 सेंचुरी में हैं, लेकिन इस पे जो ये प्रॉब्लम थी तभी सोच लिया गया था कि संसाधन जो रिसोर्स हैं उनका इस तरह से यूज़ हो रहा है, आने वाली पीढ़ी में मतलब इस तरह से प्रॉब्लम होगी। तो तब उन्होंने एक एजेंडा 21 डिसाइड किया था कि एजेंडा 21 क्या था कि 21वीं सदी में जो लोग हैं उनको सतत पोषणीय विकास के लिए ये स्वीकृति दी गई थी कि आने वाली पीढ़ी के लिए ये सेफ रहें या बचे रहें रिसोर्स। ये कब की बात हो रही है, 1992 की हो रही है। आज हम 21 सदी में जी रहे हैं। उन लोगों ने ये इस मुद्दे पे बात तभी हो गई थी 1992 में। अब ये एजेंडा 21 क्या है इसको देखते हैं। तो एजेंडा 21 क्या है, ये एक आउटकम था जो सम्मेलन, पृथ्वी सम्मेलन हुआ था उसका एक आउटकम निकल के आया। उनका मेन मुद्दा निकल के आया कि उनका जो बातों का एक तरह से आउटकम मतलब होता है कंक्लूजन निकल के आया। पूरे सम्मेलन का निचोड़ निकल के आया था कि क्या था। तो यह एक घोषणा है, एक घोषणा करी थी उन्होंने जिससे 1992 में ब्राज़ील के शहर रियो डी जेनेरो में संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण और विकास सम्मेलन के तत्वाधान में राष्ट्रीय अध्यक्षों द्वारा स्वीकृत किया गया था कि जो सारे जितने भी राष्ट्र के जो अध्यक्ष इकट्ठा हुए थे उन्होंने ये स्वीकृति दे दी थी कि इसका उद्देश्य क्या है, एक भूमंडलीय सतत पोषणीय विकास हासिल करना, कि हम विश्व के लेवल पर, भूमंडलीय लेवल पर हम सभी का क्या करें, सतत पोषणीय विकास लोग अचीव कर पाएँ, हासिल कर पाएँ। यह एक कार्यसूची है जिसका उद्देश्य, मतलब जो एक ये कार्यसूची है, ये एजेंडा 21, और इसका जो मेन मोटिव था या उद्देश्य था वो क्या था, समान हित, कि सभी के हित के बारे में सोचना, पारस्परिक जो हमारी नीडें हैं, ज़रूरत हैं, आवश्यकताएं हैं, एवं सम्मिलित जो हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि क्या ये जो वर्ल्ड जो ग्लोबल वार्मिंग वगैरह है ये प्रॉब्लम तो सबके साथ है, तो इससे छुटकारा पाने के लिए या इस प्रॉब्लम से लड़ने के लिए सबको इकट्ठा होना पड़ेगा। हमारी परस्पर नीड है, ये सिर्फ क्या ज़रूरी थोड़ी इंडिया की नीड है कि नहीं हमारी ज़रूरत है, भूमंडलीय जो तपन है ये बढ़ रहा है या ग्लोबल वार्मिंग हो रही है इससे हमें ही प्रॉब्लम, नहीं, इससे सबको प्रॉब्लम होती है। तो ये इस प्रॉब्लम, हाँ बच्चों, सॉरी बच्चों, थोड़ा सा बीच में कुछ प्रॉब्लम हो गई थी। तो जो हमारा जो एजेंडा 21 था वो क्या था, एक सूची थी जिसका मेन जो मोटिव था या उद्देश्य था वो सभी के हित के बारे में सोचना था, कि जो ये जो नीड है, आवश्यकता है, वो सिर्फ किसी एक कंट्री की नहीं थी, ये ग्लोबल लेवल पे थी, सारी कंट्रियों की ज़रूरतें थी, आवश्यकताएं थी, परस्पर नीड थी हमारी, सम्मिलित रिस्पॉन्सिबिलिटी थी कि जब हम इस पे कोई भी डिसीज़न लेंगे या सोचेंगे तो वो हमारी सबकी जो मिलजुल के हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है इस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन निकालने के लिए, कि ये जो प्रॉब्लम आ रही है, जिस तरह से हम संसाधनों का यूज़ कर रहे हैं जिससे पर्यावरण को हानि पहुंच रही है, ये सारी चीज़ें हो रही हैं, तो ये रिस्पॉन्सिबिलिटी सिर्फ किसी एक कंट्री की नहीं है, सबको इसके बारे में सोचना पड़ेगा कि हम किस तरह से इन संसाधनों का यूज़ करें जिससे कि हम जो आने वाली पीढ़ी के लिए बचा के भी रखें और ये पर्यावरण को हानि भी ना पहुँचे। जिम्मेदारियों के अनुसार विश्व सहयोग के द्वारा पर्यावरणीय क्षति की, जो पर्यावरण को जो हानि पहुंच रही है वो, और जो गरीबी है उससे प्रॉब्लम यह है, उससे छुटकारा कैसे मिले, कि जो गरीब हैं वो बहुत ही गरीब होते जा रहे हैं, तो ये गरीबी को कैसे ख़त्म करें, जो रोग हो रहे हैं या बीमारियां जो हैं उनसे कैसे निपटना। ये जो 3 मुद्दे थे, ये पर्यावरणीय क्षति, गरीबी और रोगों से निपटना, ये मेन फोकस थे एजेंडा 21 की।
एजेंडा 21 इसलिए कहा गया था क्योंकि ये 21वीं सदी के लिए रखा गया था, इसलिए इसको एक नाम दे दिया एजेंडा 21। एजेंडा 21 का मुख्य जो उद्देश्य था वो ये था कि प्रत्येक स्थानीय निकाय की, मतलब जो एजेंडा 21 था वो लोकल लेवल पर तैयार किया गया था कि जो इनको फॉलो करेंगे, या ये जो चीज़ें हैं कि जो क्षति पहुंचना या जो पर्यावरण को हार्म पहुंच रहा है, गरीबी, रोगों से निपटना, ये हम लोकल लेवल से स्टार्ट करेंगे। तो ये एजेंडा 21 तैयार किया गया था। अब यहाँ से अगला जो टॉपिक है वो है संसाधनों का नियोजन। तो ये हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। आज के लिए बस इतना ही। और जो बच्चों, जो अब तक मैंने जो भी आपको समझाया है या आप क्या करेंगे, उनको रोज़ रिवीजन करेंगे, जिससे क्या होगा, आपको एक बार अगर आपने ये अच्छे से ध्यान से सुन लिया तो आपके लाइफ टाइम तक के लिए आपके ये सेव, आपके कहते हैं ना जो ब्रेन है उसमें सेव हो जाएगा, जिससे आप अगली बार जब भी एक बार भी रीड करेंगे तो आपको फिर से ये चीज़ें रिकॉल हो जाएंगी। तो थैंक यू सो मच बच्चों।